नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। मैं रजनीश यादव आप लोगों के लिए UPSSC ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 22 दिसंबर 2018 को हुई थी। उस पेपर का आपको व्याख्या सहित हल करा रहा हूं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। आपके पास सबसे अच्छा मौका है, आप अभी से लग जाओ और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखो। परीक्षा बहुत ही जल्द आने वाली है, आपको फिर तैयारी का समय नहीं मिलेगा, इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी को समय दें और उसका सदुपयोग करें। परीक्षा पास करके अपनी सीट निश्चित करो। इसमें बहुत सारे पद हैं। इसमें 1953 पद हैं, जिसमें ग्राम पंचायताधिकारी के 1527 और ग्राम विकास अधिकारी के 362 और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 64 पद हैं। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। ये पद्यांश पूरा पढ़ना है आपको। और उसमें प्रश्न है, किससे रहित राज्य किस काम का है? तो मैं आपको जल्दी से जल्दी पेपर का सॉल्यूशन करा देता हूँ निश्चित समय में। अगर पूरा पढ़ूंगा तो बहुत सारा समय लगेगा, इसे आप पुश करके आप पढ़ें और सॉल्व करें। तो इसका प्रथम प्रश्न, किससे रहित राज्य किस काम का? तो इसका सही आंसर है प्रियजनों से। इसका अर्थ है पद्यांश की पंक्ति में स्पष्ट उल्लेख है, इससे प्रियजनों को रहित व्याक किस काम का। प्रश्न नंबर 2, जगत का अर्थ है संसार। पद्यांश में सब कुछ मिलेगा आपको। निष्फल का आशय है, निष्फल का आशय है व्यर्थ। प्रश्न संख्या 4, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्ल करने का अर्थ है जीवन को सुखमय बनाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, निम्न में दीर्घ स्वर है तो बताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ई। दीर्घ स्वर होते हैं आ ई ऊ, दीर्घ स्वर होते हैं आ ई ऊ रिर। हास्य स्वर होते हैं ए ऐ ओ औ, यह संयुक्त स्वर हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 या अलावा। तो इसमें से एक है कौन? वाह, ऑप्शन सी। और सा हा ऊष्म व्यंजन है ये, और गा एवं जा स्पर्श व्यंजन है। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है गा, ये अल्पप्राण व्यंजन है। अल्पप्राण व्यंजन क्या होते हैं? अल्पप्राण व्यंजन हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनियाँ नहीं होती हैं, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ष का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। 8, प्रश्न संख्या, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन ए जा घोष वर्ण है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो इसका सही जवाब है डी ऊ, ओष्ठ वर्ण है ये, ओष्ठ वर्ण है। दोनों ओष्ठों को स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, जैसे ऊ, बड़ा ऊ, पा वर्ग के आदि वर्ण होते हैं। और ई और ये तालु वर्ण है। प्रश्न संख्या 10, निम्न में योगरूढ़ शब्द है, योगरूढ़ छांटना है आपको। तो योगरूढ़ है ऑप्शन बी जलज। जल प्लस जा अर्थ होता है जल से में उत्पन्न होने वाला, यानी अर्थात कमल। प्रश्न 11, महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। तो ऑप्शन सी महा प्लस उत्सव। संधि विच्छेद, इसमें गुण संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि आ या बड़ा आ
के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या ऊ के बाद ऋ आए तो दोनों मिलकर ए, ओ तथा अर हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 12, बैलगाड़ी में समास है तो डी तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी का समास विग्रह यानी बैल की गाड़ी, इसमें तत्पुरुष समास है। समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या उत्तर पद प्रधान होता है। आगमन में उपसर्ग है आ, यानी आगमन में आ उपसर्ग है। आगमन आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग का अर्थ होता है सीमा, और, समेत, कमी, विपरीत। इस उपसर्ग के निर्मित अन्य शब्द हैं जैसे आकाश, आकर्षण, आरंभ, आक्रमण, आचरण, आजीवन। प्रश्न संख्या 14, रसोईया में प्रयुक्त प्रत्यय है तो आप इसका सही जवाब है ऑप्शन बी या। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है तो क्षेत्र। क्षेत्र ऑप्शन ए। क्षेत्र मतलब जिसका तद्भव खेत, यानी क्षेत्र का मतलब होता है खेत। गधा, गाय एवं घर तद्भव शब्द हैं। गधा का गधर्व और गाय का गो और ग्रह का घर का ग्रह। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है हिंदी का तो इसका सही जवाब जीव। तद्भव वे शब्द होते हैं जो हिंदी से होते हैं। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से जन्मे होते हैं, एक तरह का संस्कृत का। 17, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। 17 का सही जवाब है डी कटोरा, यानी कि अपने ही देश में जन्मा हुआ। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। टिकट शब्द इसमें 18 में ए ऑप्शन ये विदेशी है। मध्य वचन मयूर क्या है हमारे देशी शब्द यानी देशज। प्रश्न संख्या 19, निम्न में संज्ञा शब्द है हरा, इसमें संज्ञा शब्द है। सभा, पतला, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल आदि। तो इसमें क्या है संज्ञा शब्द। पतला, गहरा, हरा क्या है ये एक तरह से संज्ञा नहीं है तो इसमें क्या सी सभा। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से सर्वनाम शब्द है डी कौन। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से विशेषण शब्द है बी ऑप्शन उचित। कौन सा विशेषण है गुणवाची विशेषण है इसमें, जिस शब्द से संज्ञा के गुण की दशा, स्वभाव, लक्षण आदि होते हैं उसे गुणवाची विशेषण कहते हैं। इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया है सी गिराना। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी दूसरे व्यक्ति पर कराने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 23, इसमें अव्यय बताना है आपको तो कौन सा अव्यय ठीक है। ठीक, कृष्ण, जापान, उत्तर यही है तो कौन सा है बी यानी ठीक। प्रश्न 3, ठीक अव्यय है जैसे क्रिया विशेषण है किसी भी दूसरे शब्दों से मेल नहीं बनते मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे ठीक, दूर, अचानक और फिर, नहीं। पक्षी का पर्यायवाची है 24 प्रश्न संख्या तब बिग है, पक्षी का पर्यायवाची है ये। और भी पर्यायवाची हैं इसके जैसे खग है, पखेरु है, पखेरु है, परिंदा है, अंडज है आदि। भूधर किसका पर्वत और मीन मछली का पर्यायवाची। जटिल का विलोम होगा जटिल क्या सरल ऑप्शन ए। जटिल का विलोम सरल है
कुटिल का भी विलोम सरल होता है, जटिल और कुटिल। प्रश्न संख्या 26, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है, दे। प्रश्न संख्या 27, दिन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो दिन का मतलब होता है दिवस, और दीन का स्थिति यानी कैसी स्थिति, अमीर है गरीब है, तो इसका है ए ऑप्शन, दीन। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? सी अंबर। थोड़ी फास्ट करेंगे क्योंकि 150 क्वेश्चन है, हमें बहुत कम समय में करने हैं ये, इसलिए मैं चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ पाऊँगा। जल्दी जल्दी आंसर सॉल्व करूँगा। आपको आंसर सॉल्व करना है, आप पुश करके वीडियो को देखना है आपको, और जो आपको लगे कि मेरे पे नहीं आता उसे आप नोट करें और पेन पेंसिल से उठाएं, बुक पर नोट्स में अपना उन्हें स्थान दें, और आगे परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए रिवीजन करते रहें। प्रश्न संख्या 29, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। पुंज, परीक्षण, प्राण, परीक्षा। तो परीक्षा सही ऑप्शन है, डी। पूज्य और परीक्षण और प्राण हैं इनके शुद्ध रूप। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध निकालना है आपको। अभी शुद्ध निकाला था, अब अशुद्ध। तो प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप, ये सब क्या हैं? तीनों सही हैं ये आपका अशुद्ध प्रमाणिक। तो प्रमाणिक का शुद्ध रूप प्रामाणिक। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? तो परसर्ग ए ऑप्शन, पर। अधिकरण कारक का परसर्ग में पर होता है। कर्ता कारण में परसर्ग ने कर्म, कारक का परसर्ग को, और करण का परसर्ग से, और संप्रदान का परसर्ग को के लिए होता है, और अपादान का से, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ये आपको याद करके रखने। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें क्या है पुल्लिंग शब्द? क्षेत्र, सी। और आप देखते रहें, जबकि क्षमा, घटना एवं रीति स्त्रीलिंग शब्द हैं ये। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? गरिमा, ऑप्शन बी। गरिमा स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दुख, लेख और स्पर्श पुल्लिंग शब्द हैं। 34, किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? दर्शन हमेशा बहुवचन में आता है, और भी शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, ये नोट कर लें। दर्शन है, लोग है, प्राण है, आंसू है, दाम है, ओट है आदि का प्रयोग सदैव बहुवचन में इम्पोर्टेंट है ये। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल का उदाहरण है, राम घर गया था, बी आंसर। ये वर्तमान काल का, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा, भविष्यकाल। निम्न में वाच्य है, मोहन से बैठा नहीं जाता, सी 36 का आंसर। 37, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है? डी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। जब सवेरा हुआ तब हम लोग कहाँ गए? बाहर। मिश्रित वाक्य है। जिन वाक्यों में एक प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित यानी गौण उपवाक्य हो, तो आपस में मिलकर जो क्यों, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, मगर आदि शब्द आते हैं, जुड़े जाते हैं और उन्हें मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध संस कौन सा है? तो क्या है? मैंने विद्यालय जाना है। कहाँ जाना है? मैंने नहीं आना है, मुझे विद्यालय जाना है। प्रश्न वाक्य में मैंने का प्रयोग अशुद्ध है, यानी मैंने। तो किन्हें जाना है? मुझे जाना होता है, यानी मुझे विद्यालय जाना है। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? बताएं। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, ये
आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। अचानक आफत में पड़ जाना। चुगली करना कान भरना है। हाथ पर सरसों उगाना असंभव कार्य करना। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है पैरों पर खड़ा होना। स्वावलंबी पैरों पर खड़ा होना, एक तरह से आत्मनिर्भर। बोए पेड़ ऊल के आम कहाँ से होए लोकप्रति का सही अर्थ है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। लाभ ही लाभ, पांचों उंगलियां घी में होना। हर तरफ से लाभ ही लाभ हो रहा है। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। व्याख्यानुवाद। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 45। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है यानी आता है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ये। पश्चिमी हिंदी में शामिल उपभाषाएं ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और राजस्थानी। पूर्वी हिंदी में शामिल हैं उपभाषाएं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी। इसको इम्पोर्टेंट है ये, इसको क्लियर कर लें। नोटेड ऑल ऑफ यू। अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है यानी कि अमेंडमेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट किस नंबर का है? वही अमेंडमेंट है ये, तो इसका है संशोधन। सूरसागर के रचयिता कौन है? अति सिंपल प्रश्न है, पता होना चाहिए। सूरदास जी। किसके थे ये? भक्ति काल के सगुण मार्गी थे। कृष्ण काव्यधारा के सभी सूरदास जी की रचनाएं सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी। निम्न में से प्रीतिकाल का कवि कौन है? तो बिहारी जी के दोहे बहुत सारे फेमस हैं। कविवर बिहारी ऋतुकाल के कवि थे जिनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत छायावाद काल के कवि हैं ये। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। ऑप्शन बी। और हिंदी का अंतिम प्रश्न, उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी किसका काव्य है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का कविता संग्रह है, जबकि अन्य कविता संग्रह रश्मिरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा और हाहाकार। आइए अब वीडियो की परीक्षा का सामान्य जानकारी हल करते हैं। 101 से लेकर 151 तक जीएस के प्रश्न है जनरल नॉलेज के। इनका ये 2018 की परीक्षा की प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न हैं। आइए आज इसका प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो इसका सही आंसर है बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी। वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है तथा हर कंप्यूटर को जोड़ता है या जुड़ा रहता है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाती है। मेमोरी स्टोरेज की मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम अस्थायी मेमोरी है, जहां डाटा और सूचनाओं को स्थायी तौर पर रखा जाता है। उसमें संग्रहित सूचना को बदला जाता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम से संग्रहित डाटा समाप्त हो जाता है। जैसे हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क द्वितीय या सहायक मेमोरी हैं। प्रश्न संख्या 102, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? इसका सही आंसर है विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसके प्रोग्रामिंग मॉडल यानी प्रतिरूप के लिए विकसित किया गया तीसरी पीढ़ी का इवेंट ड्राइवेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटिंग इन्वायरमेंट IDE है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रोडमैप एप्लीकेशन डेवलपमेंट यानी डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, रिमोट डाटा ऑब्जेक्ट्स या एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्टिव के द्वारा डेटाबेस के एक्सेस और एक्टिव एक्सेस कंट्रोल और
ऑब्जर्वेशन के निर्माण में सक्षम बनता है। प्रश्न नंबर 103 कह रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हमला सतह का, यानी अटैक सरफेस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कंप्यूटर के क्या होता है ये? कंप्यूटर के संदर्भ में हमला सतह यानी अटैक सरफेस वह तरीका है जिससे कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन जाता है। प्रश्न संख्या 104 सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डाटा अखंडता, इकाई प्रमाणिकता और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? क्रिप्टोलॉजी या क्रिप्टोग्राफी? तो इसका सही आंसर है क्रिप्टोग्राफी। अब देख लें क्रिप्टोग्राफी क्या है। क्रिप्टोग्राफी सामान्य तौर पर वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी साधारण लेख को अनजान और किसी अनजान लेख को विशेष तौर पर चिह्नित किया जाता है। यह प्रक्रिया डाटा को निर्धारित और नियंत्रण करती है ताकि अन्य इसे ना देख सकें और ना ही पढ़ सकें। क्रिप्टोग्राफी न केवल चोरी या परिवर्तन से डेटा की सुरक्षा करती है बल्कि उपयोगकर्ता के प्रमाणीकरण के लिए भी खास उपयोगी है। प्रश्न संख्या 105 उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 68.7%। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, यानी कृषि अर्थव्यवस्था है और कुल जनसंख्या का 65% कृषि के द्वारा ही पेट भरण पोषण होता है। राज्य आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014-2015 के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 165.98 लाख हेक्टेयर यानी 68.7% भूमि का कृषि के लिए किया जाना उपयोगी है। प्रश्न संख्या 106 कह रहा है रामचरितमानस का कौन सा कांड अध्याय सबसे छोटा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी किष्किंधा कांड। रामचरितमानस के 15वीं शताब्दी के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र के निर्मल और विशद चरित्र का वर्णन किया है। किसने? गोस्वामी तुलसीदास ने। प्रश्न संख्या 107 आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो पहला उत्पादन में आलू के उत्पादन उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है जो सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 108 उत्तर प्रदेश के किस जिले में की छौछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो इसका सही जवाब है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में है कि छौछा शरीफ प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर अशरफी के दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अशरफपुर की छौछा अम्बेडकर नगर जिले में एक छोटा कस्बा है। कि छौछा दरगाह शरीफ एक छोटी पहाड़ी पर बना है जो एक ताल से घिरा हुआ है। ऐसा विश्वास है कि तालाब के पानी में उपचार के चमत्कारिक गुण हैं। प्रश्न संख्या 109 श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वायलिन। श्रीमती एन राजम एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं जो हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत परंपरा से संबंधित हैं। एन राजम को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इलाहाबाद में वर्ष यानी किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाएगा? यानी हुआ था 2018 में पूछा था ये क्वेश्चन, इसलिए पूछा है 2019। सही ऑप्शन ए। आइए रामचरित में 7 कांड बालकांड कांड हटो। ये कुंभ पर्व विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन है। कुंभ मेला इलाहाबाद प्रयागराज गंगा यमुना के संगम में लगता है। भारत में इसका आयोजन अमृत कलश
अर्थ है कुंभ का। इसका आयोजन हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज में होता है। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? बच्चे के जन्म पर सोहर गीत का आयोजन। सोहर गीत घर में संतान होने पर गाया जाने वाला मंगल गीत है। इस गीतों में संतान के जन्म, उससे संबंधित कहानियाँ और उत्सवों के सुंदर वर्णन मिलते हैं। 112 लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो क्या है? बरसाना। बरसाने में राधे राधे, गोकुल धाम में राधे राधे। राधा के जन्म स्थान बरसाना की लठमार होली अपने अनूठ तरीके के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बरसाना की लठमार होली भगवान श्री कृष्ण के काल में उनके द्वारा की जाने वाली लीलाओं की पुनरावृत्ति जैसी है। प्रश्न संख्या 113 मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है शिवमंगल सिंह सुमन, बी। मिट्टी की बारात हिंदी में विख्यात साहित्यकार शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित एक कविता संग्रह है, जिसके लिए उन्हें 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 114 निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो हमारे अपने उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा में स्थित है। भारत सरकार ने जूता उद्योग के विकास के लिए आगरा में वर्ष 1963 में लघु उद्योग विकास संस्थान के रूप में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला या स्थापना की। 1966 में स्वतंत्र संस्था के रूप में भारत सरकार की संस्था बन गई। प्रश्न संख्या 115 जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इलाहाबाद। अब बोलते हैं इसे प्रयागराज। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज में सबसे अधिक जनसंख्या, उसके बाद मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। प्रश्न संख्या 16 चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं में दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो पल्लच्छानंदम, सी पल्लीच्छानंदम। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्लीच्छानंदनम कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को बेलानुगाई कहा जाता था। स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को सालाभोगा कहा जाता था और ब्राह्मणों को दी गई भूमि को ब्रह्मादया कहा जाता था। प्रश्न संख्या 117 किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक उपाधि थी इसकी 1320 ईस्वी में की थी। इन्होंने सिंचाई हेतु निर्माण के लिए नहरों का निर्माण कराया। ये प्रथम शासक था सिंचाई व्यवस्था लागू करने वाला। प्रश्न संख्या 118 निम्न में ऐसे किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लिन पूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। प्रश्न संख्या 119 विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहाँ। शाहजहाँ ने 1648 ईस्वी में दिल्ली में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया था, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए इसी किले के दीवाने आम के पीछे की दीवार में बना एक कोष्ठ, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताओस रखा जाता था, उसे मयूर सिंहासन कहा जाता था। बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यह ज्ञान प्राप्त किया था। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल यानी बट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी यानी उसका नाम है पुनपुन नदी के तट पर रूवेला में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब रूवेला का नाम है बोध गया। प्रश्न संख्या 121, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? बेलग्राम सम्मेलन में 1924। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बेलग्राम कहाँ पर था? कर्नाटक में। इसी की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। 122, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की? इसका सही जवाब है डी, जेम्स रामसे मैकडॉनल्ड्स। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रैमसे मैकडॉनल्ड्स ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न सांप्रदायिकताओं के प्रतिनिधि के विषय में एक पंचार्ट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचार्ट के नाम से यानी कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। इस पंचार्ट में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। प्रश्न संख्या 123, निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो इसका सही जवाब है प्रयागराज, और अब कहें तो इसमें इलाहाबाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद को काकोरी षड्यंत्र केस से पुलिस को चकमा दे रहे थे। लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच निकले थे, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद अब प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के द्वारा घिर जाने के पर खुद को गोली मार ली। प्रश्न संख्या 124, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा। ए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम की ओर 1289 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। यह अरब सागर से कैम्बे की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। यह नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य बहती है, अपभ्रंश से होकर बहती है। भाद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है भद्रा, कर्नाटक। भाद्रा या भद्रा कहाँ है? कर्नाटक। वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह हाथियों के लिए रिजर्व है। किसके लिए? एलिफेंट रिजर्व। 490 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला है अभ्यारण्य पश्चिम घाट के सूखे और नर्म पर्णपाती जंगलों के बीच स्थित है। इस अभ्यारण्य में तेंदुआ, हाथी, गौर, सांभर, बाघ, हिरण, काकड़ और शाही जैसे जानवरों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर आपको कभी ये मौका मिले तो इसे घूमने एक बार अवश्य आएं, इसलिए आप अभी से मेहनत करते रहें, जिससे आपको जाने में कोई कठिनाई ना हो। इसका नज़ारा ही और आपको सभी प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में अवगत होंगे। 126, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। 17 वर्ग किलोमीटर है इसका घनत्व। जनगणना द्वारा के अनुसार आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व आंध्र प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दूसरे स्थान पर मिजोरम और सिक्किम का जनसंख्या घनत्व 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नागालैंड का जनसंख्या घनत्व 119 व्यक्ति किलोमीटर है। डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मनी। डैन्यूब नदी
मध्य यूरोप में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। जर्मनी के काले वन के पहाड़ियों में स्थित दानाउ सिंगन कस्बे के पास शुरू होती है और फिर दक्षिण पूर्व में बहती है। डेन्यूब नदी 10 देशों से गुजरती है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन और रोमानिया। वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये यूरोप की। प्रश्न संख्या 128, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन सी यानी कि एशिया। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल इतना है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल इतना है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताएं। चमेरा, रावी। चमेरा बांध रावी नदी पर बनाया गया। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। रावी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना के द्वारा लगभग 1100 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। गैलेरेस 130%। गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी हवाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोलंबिया में गैलेरेस ज्वालामुखी। गैलेरेस ज्वालामुखी कोलंबिया देश में स्थित है। यह ज्वालामुखी कोलंबिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। बैरनदीप ज्वालामुखी कहाँ है? अंडमान निकोबार में पड़ता है। ये भी हमारा यहाँ का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। थोसे घर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। 131 का ए। थोसे घर जलप्रपात महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित है। यह सतारा शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी 132। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? बताएं। 90। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का भूभाग है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमान प्रतिशत है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी 2 गोलार्धों में बटी हुई है, उत्तर और दक्षिण। ऐसे ये पोल है, साउथ नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक 133 रह गया। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। और अभी हाल ही में 15वें राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ? और उसके बाद अभी वर्तमान में 16वें राष्ट्रपति, अभी 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 134 भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य का राज्यपाल संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 प्रारंभ में 1 वर्ष के भीतर शीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करेगा। प्रश्न 135 भारत के संविधान कितने संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो ऑप्शन ए 123 और राज्यपाल के पास 200
13 भारत संविधान के 123 के राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का विशेष अधिकार देता है। राष्ट्रपति ऐसे समय में अध्यादेश पारित कर सकते हैं जब संसद सत्र में ना हो, लेकिन विषय इतना गंभीर और अनिवार्य होना चाहिए जिसे संसद सत्र के शुरू होने तक लाया ना जा सके, टाला ना जा सके। ठीक है, इसी कंडीशन पर राज्यपाल भी लगा देता है। विधानसभा में 136 राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 12। ऑप्शन डी। राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी से ऊपरी प्रतिनिधि सभा कहते हैं, यानी कि विद्वानों की सभा भी कहते हैं इसे। राज्यसभा वर्तमान में 245 सदस्य, इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए सदस्यों का होता है, इनमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित या निर्देशित किए जाते हैं, जो साहित्य विज्ञान, कला और समाज सेवा के विशेष योगदान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों। लोकसभा निम्न सदन 137, इसमें कह रहा है ऑप्शन है इसमें ए, राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति देता है। ये आ गया ऑप्शन ए, आर्टिकल 174 संविधान का। विधानसभा का सत्रावसान और विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को निहित है, यानी में निहित है। किसी भी सत्र में अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। विधानसभा के प्रत्येक सत्र की प्रथम बैठक राष्ट्रीय गान से प्रारंभ होती है और सत्र की अंतिम बैठक राष्ट्रीय गीत से समाप्त होती है। ध्यान रखना, 2 सत्रों के बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए? 6 माह का। और 1 वर्ष में निम्नतम कितने सत्र होने चाहिए? 2। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सेस जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा, यूपी। 2018 के एटी कर्मनी FDI कन्वेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान था 11वां। 140 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB के पुनर्पूंजीकरण की योजना को 2020 तक विस्तार की मंजूरी दे दी है। प्रश्न संख्या 141, विश्व बाघ दिवस यानी वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 29 जुलाई को विश्व टाइगर डे। भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोब मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजन किया गया था? नई दिल्ली। 7 से 8 सितंबर 2018 के मध्य भारत का पहला मूव ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में से सरकार के लक्ष्यों, बिजली के चलाने वाले वाहनों, निजी नवीकरण ऊर्जा एकीकरण तथा रोजगार के अवसरों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रश्न संख्या 143, निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, यानी स्टेट ऑफ गुजरात ने कौन सी ना सूर्य शक्ति योजना गुजरात सरकार ने शुरू की थी। हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? ग्राम पंचायत स्टार इंद्रधनुष योजना यानी कितने पर? 7। हरियाणा सरकार द्वारा 7 सामाजिक मानकों लिंग अनुपात, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन और अपराध मुक्त और सामाजिक भागीदारी के आधार पर अपनी पंचायत को स्टार रैंक देने के लिए 7 स्टार ग्राम पंचायत योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 1120 गाँवों ने रैंकिंग हासिल की है। इसमें 3 प्रथम है अम्बाला, गुरुग्राम और करनाल। 145, तेलंगाना पुलिस ने किस राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की
ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए COP कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कौन सा? COP कनेक्ट। तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के पेशेवर संचार और सहयोग की जरूरतों का समर्थन करने के लिए COP यानी कि कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप में नियमित मोबाइल मैसेजिंग ऐप्स के सभी फीचर हैं और यह चैटिंग, ग्रुप चैट्स एंड फाइल शेयरिंग और लोकेशन शेयरिंग के लिए सक्षम है। प्रश्न 140, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्यपाल घोषित किया गया है? ये बनी थी जब क्वीन अनानास। प्रश्न 147, नाबार्ड का विशेष रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म है ये। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। कौन? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। यह बैंक मुंबई में स्थित है। निम्नलिखित में से प्रश्न 148, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? भारत। ठीक है। ट्रैक्टर यानी कृषि यंत्र आधुनिक कृषि के उपयोग में आने वाला प्रमुख उपकरण है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। आज भारत में ट्रैक्टर बनाने वाली अनेकों कंपनियां हैं तथा कृषि में ट्रैक्टर का भरपूर उपयोग हो रहा है। दुनिया का सबसे दूसरा सब ट्रैक्टर प्लांट होशियारपुर पंजाब में है। 149, 29-27 दिसंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई में। 27 से 29 सितंबर 2018 के मध्य अन्नपूर्णा वर्ल्ड में मुंबई में हुआ। हटाओ अब नया होगा। 150 और GS का अंतिम प्रश्न। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए अंतिम प्रश्न की ओर। 2017 से 2018 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? तो इसका सही जवाब है हमारा भारत।